पता है कि बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुड़ुम अभियान से जुड़े मुद्दे पर अंतिम फैसला इसी साल 15 मई को आया है। आपको यह भी नहीं पता होगा कि अब तक बस्तर में सलवा जुड़ुम एसपीओ और सहायक आरक्षकों से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के लगभग 20 जजों ने की थी और किसी भी जज ने सलवा जुड़ुम का समर्थन नहीं किया था। और यह जानकर भी आप आश्चर्यचकित होंगे कि नक्सली हिंसा खत्म करने के नाम पर शुरू हुए सलवा जुड़ुम के दौर में ही सर्वाधिक लोग मारे गए। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सलवा जुड़ुम फिर से चर्चा में है। गृह मंत्री का दावा है कि अगर सलवा जुड़ुम को रोका नहीं गया होता तो नक्सलवाद आज खत्म हो गया होता। कहानी की शुरुआत 2005 में बस्तर के कुटरू गांव से होती है। कुटरू में नक्सलियों के खिलाफ आदिवासियों का विद्रोह हुआ, जिसे राज्य ने तुरंत सलवा जुड़ुम यानी शांति अभियान का नाम देकर सरकारी ढांचे से जोड़ दिया। नाम भले शांति का था, लेकिन तौर तरीके नक्सलियों के खिलाफ जंग के थे। इस मामले में केंद्र और राज्य दोनों साथ खड़े थे। गृह मंत्रालय की 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट में खुद लिखा गया है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थानीय प्रतिरोध समूहों, ग्राम रक्षा समितियों, नागरिक सुरक्षा समितियों को प्रोत्साहित किया जाए। दंतेवाड़ा कलेक्टर का 2005 का कार्य प्रस्ताव साफ साफ कहता है, जनता अपने दम पर अभियान चला रही है। अगर प्रशासन ने सहयोग न दिया तो अभियान ठंडा पड़ जाएगा। यही वह क्षण था जब सरकार ने पूरी ताकत से सलवा जुड़ुम को थाम लिया और यही बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा की पृष्ठभूमि की कहानी का केंद्रीय धागा बनती है। 1980 में महेंद्र कर्मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए थे। बाद में वे कांग्रेस के दिग्गज नेता बने। 1990 के दशक में भी उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान चलाने की कोशिश की थी, पर सरकारी सहयोग न मिलने पर कदम पीछे खींचने पड़े। इसके बाद नक्सलियों ने इस मुहिम में जुड़े कई नेताओं की हत्या की। 2005 में जब सरकार और पुलिस दोनों साथ थे और कई इलाकों के आदिवासी भी साथ खड़े हुए, तब महेंद्र कर्मा ने सलवा जुड़ुम की कमान संभाली। यह उनकी लंबे टकरावपूर्ण राजनीतिक सामाजिक सफर की परिणति थी, जिसने बस्तर के भूगोल को ही नहीं, उसके मानस को भी झकझोर दिया। गांव-गांव में नक्सली और उनके समर्थक चिन्हित कर लोगों को पकड़ना, पीटना, घर जलाना, यहां तक कि हत्याओं की खबरें आग की तरह फैलने लगी। अविभाजित दंतेवाड़ा के 644 गांव खाली कराए गए। हजारों लोग 24 सरकारी राहत शिविरों में पहुंचे। जो इन राहत शिविरों में नहीं आए, उनमें से अधिकांश या तो दूसरे राज्यों में पलायन कर गए या फिर नक्सलियों के साथ चले गए। इधर सलवा जुड़ुम में शामिल हथियारबंद आदिवासी युवकों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ कहा गया और उन्हें महीने के मात्र 1500 रुपए के मानदेय पर जान हथेली पर रखकर लड़ने भेज दिया गया। बाद में सहायक आरक्षक जैसी श्रेणियां भी बनी। कानून और आम नागरिक के बीच की रेखा धुंधली होती गई। यही वह बिंदु था जहां चिंतित नागरिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अदालत ने बार बार कहा, आम नागरिकों को हथियार देकर कानून अपने हाथ में लेने की छूट नहीं दी जा सकती। राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून और व्यवस्था बनाए, ना कि नागरिकों को हत्यारे बना दे। 31 मार्च 2008 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन और जस्टिस आफताब आलम ने साफ कहा, नागरिकों को हथियार देना और उन्हें हत्या की इजाजत देना सरकार को अपराध का भागीदार बना देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दौर से ही इस नीति पर सवाल खड़े किए और फिर 2011 में आया वो ऐतिहासिक फैसला, जिसने सलवा जुड़ुम की असंवैधानिकता को उजागर कर दिया।
जुलाई 2011 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस सुरिंदर सिंह निंजर ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति असंवैधानिक है। केंद्र और राज्य सरकार तुरंत हथियार बंद करने की इस प्रक्रिया को बंद करें। सभी हथियार वापस लिए जाएं। सलवा जुडुम और उसके जैसे सभी गुटों की गतिविधियां बंद की जाएं। ये फैसला सिर्फ 2 जजों की राय नहीं थी। 2007 से लेकर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंच ने इस पर सुनवाई की और बार बार इसी आदेश को बरकरार रखा। हाल ही में मई 2025 में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश शर्मा ने भी कहा, जुलाई 2011 का आदेश ही इस पूरे मामले को अंतिम रूप देता है। लेकिन अब सवाल ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों कहा कि जस्टिस रेड्डी ने नक्सलवाद को मदद दी। अमित शाह का कहना है कि अगर 2011 का फैसला ना हुआ होता तो नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। मगर क्या आंकड़े इस दावे की पुष्टि करते हैं? श्रीमान सुदर्शन रेड्डी वही है जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को, नक्सलिज्म को मदद करने के लिए सलवा जुडम का जजमेंट दिया था। और सलवा जुडम का जजमेंट न होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक समाप्त हो गया होता। यही सज्जन है जिन्होंने आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर सलवा जुडम का जजमेंट दिया है। केरल ने नक्सलिज्म का दंश झेला है, उग्रवाद को भी सहन किया है। केरल की जनता ये जरूर देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथियों के दबाव में किस तरह से अपने ऐसे प्रत्याशी को तय करती है जो वामपंथी उग्रवादी नक्सलिज्म के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जैसे पायस फोरम का उपयोग किया। केंद्र सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि नक्सली हिंसा असल में 2005 के बाद खून खराबे में बदली। केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि नक्सली हिंसा में 2004 में 566 मौतें हुई, 2005 में बढ़कर 667, 2009 में 908 और 2010 में 1005 तक पहुंच गई। लेकिन 2011 यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मौतों का आंकड़ा लगातार गिरने लगा। 2012 में 415, 2015 में 230, 2019 में 202 और 2022 में सिर्फ 98 मौतें हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंसा रोकने में मददगार साबित हुआ, ना कि हिंसा बढ़ाने में। और एक नैतिक प्रश्न भी बचा है। सलवा जुडुम और एसपीओ से जुड़े मामलों की सुनवाई 2007 से 2025 के बीच सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 20 जजों ने की। किसी ने भी नागरिकों को हथियार बंद करने की नीति का समर्थन नहीं किया। ऐसे में यदि जस्टिस रेड्डी को नक्सल समर्थक कह दिया जाए तो क्या यह उन सब जजों पर भी आरोप नहीं है जिन्होंने उसी संवैधानिक दृष्टि को बार बार दोहराया? हकीकत यह है कि 2011 के बाद कभी किसी बड़े नेता ने खुलेआम इस फैसले पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन जैसे ही जस्टिस रेड्डी उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में उतरे, 15 साल पुराने घाव कुरेदे जाने लगे, जैसे बस्तर के जंगलों में अब भी राख गर्म हो। आगे सरकार जांच बैठाएगी या न्यायपालिका पर कोई औपचारिक कदम उठाएगी, कहना मुश्किल है। इतना तय है कि राजनीति, न्याय और हिंसा की टकराहट में सबसे ज्यादा वही आम आदिवासी कुचला गया जो ना नक्सलियों के साथ था, ना ही सलवा जुडुम के साथ। इस नक्सली हिंसा में आदिवासी तो बस अपनी जमीन, अपनी देह और अपनी गरिमा बचाना चाहता था। उसकी पीड़ा किसी चुनावी भाषण की तुकबंदी नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे सख्त पंक्ति है, जिसे आंकड़े दर्ज तो कर लेते हैं पर आंसू कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।